कुछ दिनों की छुट्टियों में मैं, राघव, अपने चाचाजी के यहाँ गया था, जो उत्तराखंड के एक शांत और सुरम्य गांव बिनसर में रहते हैं। चाचाजी की एक बेटी है, आव्या, जिसकी उम्र करीब 22 साल है। आव्या को देखकर कोई भी पहली ही नज़र में ठहर जाए। उसकी गुलाबी रंगत, सजीव आंखें और होठों पर बसी एक हल्की मुस्कान में ऐसा जादू था जो सीधे मन को छू जाता। बिनसर की वादियों में बिताए गए वो दिन किसी सपने जैसे थे। सुबह की ठंडी हवा, देवदार के पेड़ों की सरसराहट और दूर पहाड़ियों से आती मंदिर की घंटियों की आवाज, सब कुछ मन को एक अजीब सी शांति देता था। पर इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता था वो थी आव्या। एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे उतर रहा था और आकाश नारंगी रंग से रंगा था, हम दोनों पास के एक पुराने मंदिर तक टहलने निकले। रास्ते में वो पहाड़ी फूलों के बारे में बता रही थी, कुछ लोक कथाएं सुना रही थी। तभी एक मोड़ पर उसने अचानक पूछा, राघव, क्या तुम कभी किसी से बेवजह जुड़े हो? बिना किसी वजह के, बस यूं ही। मैं चौंका। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उस सवाल को साधारण नहीं रहने दे रही थी। शायद, हाँ, मैंने जवाब दिया, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी मन करता है कि किसी को सब कुछ बता दूं, पर फिर डर लगता है कि शायद वो पल कभी वापस न आए। वो पल जैसे ठहर गया। उस शाम के बाद कुछ बदल गया था। अगले दिन चाचाजी ने बताया कि आव्या को हाल ही में एक पुरानी डायरी मिली है, उसकी माँ की, जो कई साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में गुजर गई थी। उस डायरी में कुछ ऐसे संकेत थे जो बताते थे कि उसकी माँ की मौत कोई सामान्य हादसा नहीं थी। अब मेरी छुट्टियां एक नई दिशा लेने वाली थी। बिनसर की शांत वादियों के बीच एक छुपा हुआ रहस्य, और उस रहस्य की कड़ी बनती जा रही थी आव्या। डायरी की बातें सुनकर मैं चौंका जरूर, पर मेरे मन में कहीं न कहीं ये भी था कि इससे मुझे आव्या के और करीब आने का बहाना मिल गया था। अगली सुबह हम दोनों एक बार फिर उसी मंदिर की तरफ निकले। इस बार डायरी साथ थी। रास्ते में वो मेरे बगल में चल रही थी। उसकी उंगलियां कभी कभी मेरी उंगलियों को छू जाती और एक मीठा सा झटका दिल तक उतर जाता। उसके होठों पर अब भी वही हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर शब्दों से नहीं, एहसासों से। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हमने डायरी के कुछ पन्ने पढ़े। उनमें उसकी माँ ने अपनी एक मनोहर नाम के किसी युवक से मुलाकातों का जिक्र किया था। आव्या ने अचानक कहा, प्यार शायद वही होता है जब किसी की मौजूदगी में सब कुछ सही लगता है, इवन व्हेन नथिंग इज। मैंने उसकी तरफ देखा। वो सूरज की रोशनी में चमक रही थी, बालों की कुछ लंटें उसके चेहरे पर झूल रही थी। मैंने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। इस बार उसने ना तो हाथ हटाया, न कुछ कहा, बस मुझे देखा और मुस्कुराई। आव्या, मैंने धीमे से कहा, पता नहीं ये डायरी हमें कहाँ ले जाएगी, लेकिन जो भी रास्ता हो, मैं चाहूंगा कि उसमें तुम मेरे साथ चलो। उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, शायद मेरी माँ की कहानी पूरी न हो पाए, लेकिन शायद हमारी शुरू हो रही है। उस शाम, जब हम पहाड़ी की चोटी पर साथ बैठकर सूरज को डूबता देख रहे थे, हवा ठंडी थी, पर उसका सिर मेरे कंधे पर था और उस पल में एक अजीब सी गर्मी थी। जैसे ये जगह, ये समय और ये साथ, सब कुछ बिल्कुल सही था। उस शाम के बाद हम जैसे बदल से गए थे। अब हमारी सुबहें साथ चाय पीने से शुरू होती और शामें किसी पहाड़ी रास्ते पर टहलते हुए खत्म होती। हर दिन एक नया रंग लाता था, कभी ठंडी हवा में हाथ थामना, कभी बेवजह मुस्कान बांटना, और कभी आंखों ही आंखों में सारी बातें कह देना। एक दिन बारिश हो रही थी। आव्या ने छत पर आने को कहा। बिनसर की पहाड़ियों पर बूंदें गिर रही थी, बादल बहुत पास लग रहे थे। वो भीग रही थी, उसकी साड़ी बारिश से चिपकी हुई थी, बाल बिखरे हुए, और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भीग जाओ ना, डरते क्यों हो? उसने शरारत से कहा। मैं हंस पड़ा, मैं नहीं डरता, बस तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं दिख पाता भीगते हुए। वो पास आई, मेरे करीब। पर तुम्हारी आंखों में जो दिखता है वो कोई भी नहीं दिखा सकता। और फिर उस बारिश में हम दोनों के बीच की हर दूरी मिट गई। वो पहली बार थी जब हमने एक दूसरे को उसी बारिश में बाहों में भर लिया, न कोई शब्द, न कोई सवाल, बस एक लंबा गहरा एहसास। वो पल जैसे ठहर गया था, लेकिन जैसे ही सब कुछ परियों की कहानी जैसा लगने लगा। डायरी के कुछ पन्नों में एक नया रहस्य खुला। मनोहर की आखिरी मुलाकात उस जगह हुई थी जहां अब गांव वाले जाने से डरते हैं, पुराने खंडहर जो अब वीरान पड़े हैं। आव्या ने कहा, शायद माँ की अधूरी कहानी को वहीं से जोड़ना होगा। मैंने उसका चेहरा देखा, वो डरी हुई थी, पर उसके हाथ मेरे हाथ में थे। और मैंने सोच लिया था, चाहे रहस्य कुछ भी हो, उसके हर पल में मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ।
खंडहर गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर था एक घना इलाका, जहां अक्सर कोहरा छाया रहता और गांव वाले वहां जाने से कतराते थे। लेकिन आव्या के मन में कुछ जानने की बेचैनी थी और मेरे मन में बस इतना था, अगर वो वहां जा रही है तो मैं उसके साथ हूं। हम एक सुबह जल्दी निकल पड़े, जब बिनसर की वादियां अभी नींद में थी। रास्ता उबड़ खाबड़ था, पर हम दोनों की बातचीत, हमारी हंसी और कभी कभी चुप्पी भी साथ चल रही थी। हाथ थामे हम आगे बढ़ते रहे। खंडहर पहुंचे तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। टूटी दीवारें, जर्जर खिड़कियां और एक वीरान आंगन। लेकिन उस जगह में एक पुराना एहसास था, जैसे किसी ने वहां प्यार किया हो, बिछड़ा हो और कुछ अनकहा छोड़ गया हो। अचानक आव्या ने एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक देखा, धूल से ढका हुआ। हमने मिलकर उसे खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी माँ और मनोहर साथ खड़े थे और मनोहर की शक्ल किसी से मिलती जुलती थी। मैं चौंका, ये तो तुम्हारे पापा नहीं हैं। आव्या ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, ये मेरे जन्म से पहले की बात है, शायद माँ का पहला प्यार था। तभी एक और चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो जान लो कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, बस हालात ने हमें जुदा कर दिया। लेकिन अगर मेरी बेटी कभी यहाँ तक पहुँचे तो उसे कहना, प्यार कभी अधूरा नहीं होता, वो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में फिर लौट आता है। मैंने आव्या की आंखों में देखा, वो भरी हुई थी। मैंने उसका चेहरा थाम लिया। तुम्हारी माँ का प्यार अधूरा रहा, पर हमारा नहीं होगा, मैंने कहा। और उस वीरान खंडहर में, जहाँ कभी एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान खत्म हुई थी, हमने एक नई कहानी की शुरुआत की। आव्या ने मेरी बाहों में सिर रख दिया और बोली, शायद इसी को किस्मत कहते हैं, जहाँ अधूरी कहानियों की गूंज में भी कोई नई धुन सुनाई देती है। हमारी धुन। उस खंडहर की शाम के बाद सब कुछ बदल गया था। हमारी नजरों में अब सिर्फ एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं, एक वादा था कि हम अधूरे नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही मेरी छुट्टियां खत्म होने लगी, दिल में एक भारीपन उतर आया। जाने की तारीख पास थी और हर दिन, हर पल बस एक चुप्पी में बदलता जा रहा था। हम अब भी साथ चलते थे, हंसते थे, पर आंखों में वो डर था, जुदाई का। आखिरी दिन की सुबह मैं छत पर बैठा था, सामने पहाड़, बादल और उस वादियों में छुपा सन्नाटा। तभी पीछे से आवाज आई, चले जाओगे। मैंने पीछे देखा, आव्या खड़ी थी, सफेद सलवार में, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर वो मुस्कान जो उस दिन बारिश में भी थी, पर आंखें भीगी थीं। मैं कुछ कह नहीं पाया, सिर्फ इतना बोला, रहना चाहता हूँ, लेकिन जिम्मेदारियां हैं, सपने हैं। उसने पास आकर मेरा हाथ थाम लिया, तो जाओ, लेकिन अगर प्यार सच है तो वापस आओगे, बिना किसी सफाई के, बिना किसी दस्तक के। हमने उस दिन एक दूसरे को गले लगाया, शायद पहली बार इतने लंबे, सन्नाटे भरे आलिंगन में। उस गले में हम दोनों की सिसकियां थीं और एक अदृश्य वादा। 6 महीने बाद दिल्ली की भागती जिंदगी, ऑफिस की मीटिंग्स और फोन पर आव्या से बातें, सब कुछ चलता रहा। लेकिन हर दिन मन वही पूछता, कब लौटोगे। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटते हुए फोन पर आव्या की आवाज सुनी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। और फिर उसने पढ़ा, तेरे जाने के बाद भी मैं हर सुबह चाय में तेरा चेहरा देखती हूँ, हर शाम वो खंडहर मुझे आवाज देता है, तुम दोनों अधूरे नहीं थे, आ जाना कभी, बस यूं ही, बिना बताए। उस रात मैं बस एक बैग लेकर निकल पड़ा, किसी को कुछ नहीं बताया। ट्रेन, फिर बस और फिर पैदल, ठीक उसी मंदिर की सीढ़ियों तक। और वहाँ मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर वो खड़ी थी, आव्या। हम कुछ नहीं बोले, बस गले लग गए, इस बार बिना किसी शब्द के, सिर्फ पूरा होने की खामोशी में। जब मैं मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा और उसे देखा, आव्या वहीं खड़ी थी, जैसे मेरी वापसी का इंतजार उसे हमेशा से था। उसने कुछ नहीं पूछा कि मैं क्यों आया, कब आया या कितने दिनों के लिए आया। उसने बस मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चलो घर चलते हैं। माँ को बताना है कि उनका अधूरा प्यार अब पूरा हो चुका है। चाचाजी ने हमें देखकर बस मुस्कुराया, वो सब कुछ समझते थे, बिना शब्दों के। अगले कुछ दिन ऐसे बीते जैसे जिंदगी रुक गई हो या शायद अपनी रफ्तार पर आ गई हो। पहाड़ियों में हाथ थामे टहलना, रात को छत पर तारे गिनना और आव्या का वो धीमे से मेरी बाह में सिर रख देना, ये सब मेरे लिए अब किसी सपने जैसा नहीं, बल्कि घर जैसा लगने लगा था। एक दिन आव्या मुझे एक खास जगह ले गई, बिनसर के ऊपरी हिस्से में एक पुराना, खाली पड़ा मकान, लकड़ी का, पहाड़ी शैली का बना हुआ, लेकिन बेहद खूबसूरत। अगर तुम सच में रहना चाहो, उसने धीरे से कहा, तो हम इसे अपना बना सकते हैं। एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलते हैं, तुम कहानियां लिखो, मैं पढ़ने वालों को चाय पिलाऊं। लोग आएंगे और हम कहानियों के साथ जिएंगे। मैं उसे देखता रह गया। उसका सपना अब मेरा सपना बन चुका था। मैं यही रहना चाहता हूँ, आव्या।
हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। अगले कुछ हफ्तों में हमने वो घर थोड़ा थोड़ा सजाना शुरू कर दिया। बिनसर के बच्चे खेलने आने लगे, पहाड़ी महिलाएं बैठकर गपशप करने लगी और पर्यटक वहां आकर कहानियां पढ़ने लगे, कभी डायरी की, कभी हमारी। और फिर एक दिन उसी मंदिर की सीढ़ियों पर, जहां सब शुरू हुआ था, मैंने आव्या से कहा, क्या तुम हर कहानी की तरह इस कहानी का भी अंत चाहोगी, लेकिन एक नए नाम के साथ? आव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ थामा और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। बिनसर की वादियां जैसे खिल उठी थीं। पूरे गांव में खबर फैल गई थी, आव्या और राघव की शादी होने वाली है। लोग उत्साहित थे, जैसे कोई अपना बेटा लौट आया हो। शादी की तैयारियां सादगी में लिपटी हुई थीं, पर हर चीज में प्यार बसा था। मंदिर के सामने खुले आंगन में मंडप बनना था, वही जहां पहली बार हमने साथ सूरज को डूबते देखा था। आव्या खुद अपनी शादी के कार्ड्स पेंट कर रही थी। उसकी हर पेंटिंग में पहाड़ थे, बादल थे और एक छोटा सा जोड़ा जो हाथों में हाथ डाले खड़ा था। मैंने एक कार्ड हाथ में लिया और मुस्कुराया, ये तुम और मैं है ना? उसने हल्के से कहा, हाँ, और देखो पीछे जो छोटा सा घर है, वही तो हमारा सपना है। शादी से एक रात पहले मैं छत पर बैठा था, जब चाचाजी पास आकर बैठे। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, तुम जानते हो राघव, मैंने आव्या को अकेले पालने की बहुत कोशिश की, पर वो हमेशा अपनी माँ की अधूरी कहानी से जुड़ी रही। अब जब तुम आए हो तो ऐसा लगता है जैसे वो कहानी अब पूरा मतलब पा गई है। मैंने सिर झुकाया, मैं उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा चाचाजी, ये वादा है। और फिर वो दिन आया। आव्या लाल जोड़े में मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की शर्म, आंखों में चमक और मुस्कान में वो सुकून था जैसे किसी पहाड़ी नदी को उसका किनारा मिल गया हो। मंडप पर बैठते ही उसने धीरे से कहा, राघव, आज से हर कहानी हम साथ लिखेंगे, सिर्फ कागज पर नहीं, जिंदगी में भी। फेरे हुए, मंत्र गूंजे और जब उसने मेरे माथे पर सिंदूर लगाया तो मुझे सच में लगा मैं पूरा हो गया हूँ। अब हम बिनसर के उसी घर में रहते हैं जहाँ कहानियाँ लिखी जाती हैं, चाय बनती है और पहाड़ों में हर सुबह हमारा नाम गुनगुनाती है। लेकिन जिंदगी यही नहीं रुकती। एक दिन हमें एक अजनबी से चिट्ठी मिली, लिखा था, तुम्हारी माँ की कहानी अब पूरी नहीं हुई थी, एक सच अभी बाकी है। मनोहर। आव्या के चेहरे पर हल्की हैरानी और सवाल तैरने लगे। चिट्ठी के आने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी थी। आव्या उसे बार बार पढ़ती रही। तुम्हारी माँ की कहानी अब पूरी नहीं हुई थी, एक सच अभी बाकी है। मनोहर। उसने धीरे से कहा, मुझे लगा था माँ की डायरी ने सब कुछ कह दिया, लेकिन लगता है वो आखिरी पन्ना अब भी अधूरा है। मैंने उसका हाथ थामा, जो भी सच है हम साथ जानेंगे। डरना नहीं। हमने चिट्ठी पर छपा पता देखा, अल्मोड़ा के एक पुराने पोस्ट ऑफिस की मोहर थी। अगली ही सुबह हम वहां निकल पड़े। पहाड़ों के रास्ते, हवाओं की सरसराहट और मन में एक सवाल, क्या अब भी मनोहर जिंदा है? और अगर है तो इतने सालों बाद क्यों लौटा? अल्मोड़ा पहुंचे तो वो पोस्ट ऑफिस अब एक पुरानी बंद सी इमारत थी, लेकिन वहां काम करने वाले एक बुजुर्ग बाबू ने हमें बताया, मनोहर नाम का एक बुजुर्ग यही पास के वृद्धाश्रम में रहता है। बहुत शांत रहता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। हम दोनों वहीं पहुंचे। वृद्धाश्रम, अल्मोड़ा। शाम का वक्त। एक छायादार पेड़ के नीचे बैठा सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे कुछ लिख रहा था डायरी में। उसकी चाल धीमी थी पर आंखें तेज। हम पास पहुंचे। मनोहर, मैंने पूछा। उसने सर उठाया और आव्या को देखकर जैसे वक्त थम गया। तुम? वो बुदबुदाया, बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। आव्या की आंखें भर आईं। आपने माँ को छोड़ा क्यों? मनोहर की आंखों में आंसू आ गए। उसने जेब से एक पुरानी अंगूठी निकाली। छोड़ा नहीं था, मजबूर हो गया था। तुम्हारी नानी ने हमारी जात अलग होने की वजह से हमें अलग करवा दिया। फिर तुम्हारी माँ की शादी तय कर दी गई। मैं कभी लड़ न सका, बस चुप हो गया। लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को कभी छोड़ा नहीं और तुम्हें ढूंढता रहा। उस शाम जब हम वृद्धाश्रम से लौटे तो रास्ते भर आव्या चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहराई, जैसे उसने अपनी माँ के अधूरे प्यार को एक शांति भरा अंत दे दिया हो। घर लौटकर उसने मनोहर की दी हुई अंगूठी को एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया में रखकर मंदिर के पास गाड़ दिया। अब माँ की आत्मा भी चैन से होगी, उसने कहा। अब हमारी जिंदगी फिर से अपने रास्ते पर है। हमारी लाइब्रेरी, गांव के बच्चों की हंसी और उन कहानियों का सिलसिला जो अब सिर्फ कागज पर नहीं, हमारी सांसों में बस गई हैं। कुछ महीने बीत गए थे। हमारी किताबों की दुकान अब कहानी घर नाम से पूरे बिनसर में मशहूर हो गई थी। बच्चे वहां कहानियां सुनने आते, सैलानी चाय पीते हुए पहाड़ी लोककथाओं में खो जाते और
हम एक दूसरे की आंखों में रोज नई कविता पढ़ते। एक सुबह जब मैं अपनी नई कहानी लिख रहा था, आव्या धीरे से आए और मेरी डायरी के कोने पर कुछ लिख दिया। मैंने पढ़ा, कभी सोचा है तुम्हारी कहानियों को कोई तुम्हारे बच्चे भी पढ़े। मैंने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा, वो नजरें चुराते हुए मुस्कुरा रही थी। मैं उठकर उसके पास गया और धीरे से कहा, तो अब एक नई कहानी शुरू करते हैं, जो हमें नहीं कोई और हमें सुनाएगा, हमारी औलाद। कुछ हफ्ते बाद डॉक्टर की मुस्कुराहट ने सब कुछ कह दिया था। आव्या माँ बनने वाली थी। हम दोनों के चेहरे पर एक अलग ही रोशनी थी, घबराहट भी थी, पर उस घबराहट में सुकून छुपा था। आव्या अक्सर कहती, माँ की डायरी, तुम्हारी कहानियाँ और हमारा बच्चा, ये तीनों साथ होंगे तो जिंदगी कितनी प्यारी लगेगी ना। मैं हर रात उसके पेट पर हाथ रखकर कहानियाँ सुनाता। ये कहानी तुम्हारे लिए है छोटे, जब तुम आओगे तो हम तुम्हें बिनसर की वो सब गलियां दिखाएंगे जहाँ तुम्हारी माँ हंसी थी, और वो खंडहर भी जहाँ दो दिल पहली बार एक हो गए थे। फिर एक दिन बारिश हो रही थी, वही पुरानी पहाड़ी बारिश। और उसी बारिश में, ठीक वैसे ही जैसे हम पहली बार भीगे थे, हमारा बच्चा इस दुनिया में आया, एक बेटी। आव्या ने उसका नाम रखा मायरा। मायरा के हाथ में जब पहली बार मैंने अपनी उंगली दी, उसने कसकर पकड़ ली, जैसे कह रही हो, अब तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है। अब हमारी सुबह मायरा की मुस्कान से शुरू होती है, दोपहरें किताबों और चाय की खुशबू में बीतती है, और रातें नए सपनों की बाहों में समा जाती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, एक शांत सुरम्य गांव, एक लड़की जिसकी आंखों में पहाड़ों की रोशनी थी, और एक लड़का जो बस कुछ दिन की छुट्टियों में आया था। किसे पता था, यही मिलकर एक ऐसी जिंदगी की किताब लिखेंगे, जिसे पढ़कर शायद लोग कहेंगे प्यार सच्चा हो तो कहानी नहीं बनती, वो खुद जिंदगी बन जाती है। मायरा के आने के बाद जीवन ने एक नया रंग लिया था। उसकी छोटी छोटी मुस्कान, आवाज और नन्हे हाथों में वो मासूमियत थी, जो हमें दुनिया के हर दर्द और परेशानी से बेफिक्र कर देती थी। बिनसर की सुंदर दृश्य, हमारी लाइब्रेरी की शांति, और वो पहाड़ी हवा अब मायरा की हंसी में ढलकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। हम तीनों एक परिवार बन चुके थे, हमारे पास समय था, और इस समय को प्यार से जीने का तरीका भी मिल चुका था। लेकिन जब किसी के पास एक सुंदर सी दुनिया हो, तो कभी कभी वो दुनिया टूटने का डर भी आता है। एक दिन जब मायरा को कुछ महीने हुए थे, हमारी खुशियां एक नए संघर्ष से आ टकराईं। हमारे गांव में एक बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। शहर से बड़े निवेशक आए थे और उन्हें बिनसर की सादगी पसंद आ गई थी। हमारी लाइब्रेरी और घर के पास एक रिजॉर्ट बनाने का प्रस्ताव था। हमें 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था फैसला करने के लिए, क्या हम अपनी जमीन और घर बेच देंगे। आव्या ने जैसे ही यह सुना, उसके चेहरे पर वही संघर्ष था, जो माँ की यादों से जुड़ी किसी अधूरी कहानी की तरह था। हम क्या करें राघव, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमारे सपनों को छीनने की शुरुआत की थी। अब ये हमारी जमीन ले रहे हैं, क्या हम अपनी यादों को छोड़ दें। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो डर नहीं, बल्कि वो अतीत था जो अब हमारे सामने खड़ा था। हमने कभी अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने प्यार को किसी के लिए नहीं छोड़ा। हम यहाँ रहेंगे और अपनी कहानी को हर हाल में जिएंगे। हमने फैसला किया, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे और हम अपने सपनों को एक साथ बचाएंगे। ये हमारा घर था, हमारी पहचान थी और हमारे बच्चे के भविष्य का हिस्सा था। अगर हमें शहर से या निवेशकों से लड़ना था तो हम लड़ेंगे। सिर्फ ये नहीं, हमने एक नई पहल शुरू की। हमने कहानी को एक नए रूप में बदला। हमने उसे एक सांस्कृतिक केंद्र बना दिया, जहां पहाड़ी लोककथाएं, कला और संगीत को बढ़ावा दिया जाता था। हम बच्चों को सिखाते थे कि अपनी जमीन, संस्कृति और इतिहास को किस तरह संजोकर रखा जा सकता है। और यह सब करते हुए हमने दिखाया, हम किसी को अपनी जड़ों से हिलने नहीं देंगे। समय बीतता गया और हम अपनी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन मायरा अब बड़ी हो रही थी और हमें उसे यही सिखाना था, सच्चाई, प्यार और संघर्ष के बीच क्या फर्क होता है। एक दिन जब मायरा ने पहली बार अपने दोस्तों को बिनसर की पहाड़ियों में एक ट्रिप पर बुलाया, उसने अपनी नन्ही आवाज में कहा, यहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं है दोस्तों, यहाँ हमारे सपने और हमारी कहानियां भी हैं, और ये कभी नहीं बदलेंगी। आव्या और मैंने एक दूसरे को देखा। हमने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई, बल्कि हमारी मायरा ने हमारे सपनों को और भी मजबूत बना दिया था। कुछ साल बाद हमारी लाइब्रेरी अब बिनसर का हिस्सा बन चुकी थी। मायरा ने स्कूल से अपनी पढ़ाई खत्म की और हमें बताते हुए कहा, माँ पापा, मैं आपकी कहानियों को लेकर आगे बढ़ूंगी, लेकिन मैं ये तय करूंगी कि हम यहाँ से कुछ बड़ा और अच्छा करें। कहीं और जाने का कोई सवाल नहीं है। हमने उसे गले लगाया। उसकी आंखों में वही दम थी जो हम दोनों में थी। तुम सही हो मायरा,
कभी न हम अपनी जड़ों से दूर होंगे और न ही अपनी कहानियों को छोड़ेंगे। अब बिनसर की हवाओं में हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। हर दिन एक नया अध्याय जुड़ता है, हमारे छोटे संघर्ष, हमारी बड़ी खुशियाँ और वो यादें जो कभी भी हमसे नहीं छिन सकती। और शायद यही हमारा सबसे बड़ा सपना था। कुछ सालों बाद जब मायरा ने कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की तो हमारे छोटे से घर में एक नया तनाव आ गया था, वह शहर छोड़ने का। मायरा को दिल्ली विश्वविद्यालय से एक बड़ा ऑफर मिला था। वह बहुत उत्साहित थी, पर उसकी आंखों में वही उथल पुथल थी जो मैंने अपने जीवन के शुरुआती सालों में देखी थी। क्या वह बिनसर छोड़ पाएगी? क्या वह कभी अपनी जमीन, अपनी जड़ों और हमारे साथ बिताए गए समय को भूल पाएगी? आव्या को भी यह फैसला कठिन था। क्या तुमने पूरी तरह से सोच लिया है? आव्या ने एक दिन मायरा से पूछा, जबकि हम सब एक साथ रात का खाना खा रहे थे। मायरा की आंखों में हल्का डर था, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, माँ, पापा, ये मेरे सपने हैं और मैं अपनी जिंदगी के नए पन्ने खुद लिखना चाहती हूँ। आव्या ने मुझे देखा। मैं जानता था कि यह सही समय था, लेकिन फिर भी मन में एक शंका थी। मैंने मायरा की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे सपने हमेशा बड़े होने चाहिए मायरा। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन याद रखना, जहाँ भी जाओ, बिनसर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहेगा। हम सबका दिल यही रहेगा। मायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे पता है पापा, और मैं हमेशा वापस आऊंगी। दिल्ली में मायरा की शुरुआत चुनौतीपूर्ण थी। उसने अपनी पढ़ाई और करियर में काफ़ी मेहनत की, लेकिन जब भी उसे बिनसर के बारे में याद आता, वह थोड़ा रुक कर सोचती। एक दिन उसने हमें एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, माँ, पापा, दिल्ली में बहुत कुछ बदल रहा है। यहाँ लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे याद आता है कि बिनसर की हवा में एक ठहराव था, वहाँ मैं खुद से कनेक्ट हो सकती थी। यहाँ सब कुछ तेज़ी से चलता है और कभी कभी लगता है कि मैं सब कुछ खोने की कगार पर हूँ, लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ, ये हिस्सा मेरी जिंदगी का भी है। ये पत्र पढ़ने के बाद हम दोनों चुप हो गए। आव्या ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये वही वक्त है जब मायरा को अपनी पहचान बनाने का मौका चाहिए, लेकिन हम हमेशा उसके पीछे हैं। कुछ साल और बीत गए। मायरा ने दिल्ली में अपनी जिंदगी बनाई, लेकिन फिर एक दिन वह वापस बिनसर लौटी। जब वह हमारी लाइब्रेरी में आई तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। पापा, माँ, मैंने कुछ बड़ा सोचा है, उसने कहा। मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हूँ, हमारी पहाड़ियों और हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया में दिखाना। मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहाड़ी लोककथाओं, कला और संगीत को प्रमोट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बिनसर का नाम अब सिर्फ हम तक ही न रहे, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुँचे। आव्या और मैंने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराए। तुमने सही रास्ता चुना मायरा, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने मिलकर बिनसर की कहानियाँ नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यहाँ लोग पहाड़ी लोककथाएं, संगीत, कला और संस्कृति को देख सकते थे। मायरा ने अपनी कहानी को न सिर्फ डिजिटल माध्यमों पर फैलाया, बल्कि बिनसर के गांव वालों को भी इस पहल में शामिल किया। हमने गांव के बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए लोक कला सिखाने की शुरुआत की और पर्यटकों के लिए भी एक नई दिलचस्प यात्रा तैयार की। आज भी बिनसर वही है जहां से हमने शुरुआत की थी, हमारी ज़मीन, हमारी जड़ें और हमारी कहानियाँ। लेकिन अब वो कहानियाँ सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे दुनिया भर में फैली हुई हैं। मायरा की आंखों में एक नई चमक है और हम दोनों अब उस पर गर्व महसूस करते हैं, जैसे बिनसर की हवाओं में बसा हर शब्द, हर लम्हा अब दुनिया की सबसे बड़ी कहानी बन चुका हो। बिनसर की कहानियाँ का डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी सफल हो चुका था। गांव के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर किसी ने अपने हिस्से की कहानियां साझा की थीं। मायरा ने सिर्फ पहाड़ी संस्कृति को ही नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका, परिवार के बंधन और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन साथ ही उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन उसने हमें बताया, पापा, माँ, मैं एक बड़ी चुनौती पर काम कर रही हूँ। मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रस्ताव मिला है। वे चाहते हैं कि मैं बिनसर के परंपरागत तरीके को सतत पर्यटन और सामाजिक उद्यमिता से जोड़ूं, ताकि न केवल संस्कृति को बचाया जाए, बल्कि लोगों को रोजगार भी मिले। मैंने थोड़ा रुककर सोचा और फिर कहा, तुमने सही सुना मायरा। यह मौका तो है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सपने और हमारी जड़ें कहीं खो न जाएं। क्या तुम तैयार हो इस संघर्ष के लिए? आव्या ने मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा,
राघव, मुझे लगता है कि यह वो वक्त है जब मायरा को न केवल अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा, बल्कि हमारे गांव को भी एक नई दिशा मिलेगी। हम उसे किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकते। मायरा ने इस चुनौती को पूरी तन्मयता से स्वीकार किया। सतत पर्यटन के इस नए मॉडल में उसने बिनसर के आसपास के प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय कला को जोड़ने की कोशिश की। साथ ही उसने इस प्रोजेक्ट में महिलाओं और बच्चों को शामिल किया ताकि वे भी इस विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। 1 साल बाद मायरा ने अपने प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखा, और उस दिन जब वह अपनी टीम के साथ एक विश्व मंच पर बिनसर की संस्कृति और सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल को प्रस्तुत करने आई, तो ये देखकर हम दोनों को गर्व हुआ कि वह अपनी जड़ों को न सिर्फ बनाए रख रही थी, बल्कि विश्व स्तर पर उसे एक नई पहचान भी दे रही थी। वह मंच पर खड़ी थी और उसके शब्द थे, हम सिर्फ अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा नहीं कर रहे, हम एक नई दुनिया बना रहे हैं जहां हम और आने वाली पीढ़ियां इस धरती के संसाधनों को समझदारी से इस्तेमाल कर सकें। बिनसर सिर्फ एक गांव नहीं है, ये हमारे संस्कार, सपने और संघर्ष की कहानी है, और मैं चाहता हूं कि यह कहानी पूरी दुनिया में सुनाई जाए। कुछ सालों बाद बिनसर में अब न सिर्फ पर्यटक आते थे, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक हब बन चुका था। वहां के लोग, जो पहले सिर्फ खेती पर निर्भर थे, अब सतत पर्यटन और स्थानीय शिल्प से जुड़कर अपनी जिंदगी सुधार चुके थे। गांव की महिलाएं अब अपने कच्चे सामान से हैंडमेड उत्पाद बना रही थीं, और बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कला की शिक्षा दी जा रही थी। मायरा अब एक नेतृत्व वाली महिला के रूप में पहचान बनाई थी, और उसके काम ने न सिर्फ बिनसर बल्कि पूरे पहाड़ी इलाके के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जब उसने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति दी, तो वहां बैठी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों और संगठनों ने उसकी सोच और दृष्टिकोण की सराहना की। आव्या और मैं अब अपने पुराने घर में शांतिपूर्वक बैठकर हर दिन मायरा की सफलता की कहानी सुनते थे। एक दिन हमने सोचा, ये जो कुछ भी हमने हासिल किया है वो हमारे संघर्ष और प्यार का नतीजा है, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी सफलता थी। हमने अपनी जड़ों को छोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें नया रूप दिया। आज हम बिनसर में एक नई शुरुआत करते हैं, साथ में हमारे बच्चों के साथ और उन सभी रिश्तों के साथ जो हमसे जुड़े हैं। हमें ये समझ में आता है कि हर कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो बस नई दिशा पकड़ती है। अब हम जानते हैं कि हर पीढ़ी का काम सिर्फ अपनी कहानी सुनाना नहीं, बल्कि उसे दुनिया तक पहुंचाना है। अंतिम अध्याय, जहां सभी रास्ते मिलते हैं। समय का पहिया घूमता रहा। मायरा अब अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी, और बिनसर की हवाओं में वही गूंज थी जो हमेशा से थी, स्वतंत्रता, संघर्ष और सपने। लेकिन अब इन हवाओं में मायरा का नाम भी शामिल हो गया था, और उसका जीवन अब सभी को प्रेरित कर रहा था। एक सुबह जब बिनसर की पहाड़ियों पर पहली किरण दस्तक दे रही थी, हम तीनों, मैं, आव्या और मायरा, अपने पुराने घर की छत पर खड़े थे। धुंधली रोशनी में हमें हमारी पुरानी कहानियां याद आ रही थीं। मायरा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, पापा, माँ, मुझे लगता है कि अब हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। आव्या ने मायरा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सभी के जीवन में एक समय आता है जब उन्हें अपनी जमीन से बाहर निकलने का मौका मिलता है, और वही हमारी असली परीक्षा होती है। मैंने मायरा की आंखों में देखा। अब वह बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसमें वही संजीदगी थी जो मैंने हमेशा उसकी आंखों में देखी थी। मैंने कहा, तुमने बहुत कुछ हासिल किया है मायरा। अब ये समय है कि तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ो, जहां तुम्हारी यात्रा हमारी कहानियों से जुड़ी रहे। उस दिन हमने एक खास सफर की शुरुआत की थी, एक ऐसा सफर जहां मायरा अब बिनसर को पूरी दुनिया से जोड़ने वाली बन चुकी थी, और वह हमेशा उस जड़ से जुड़ी रहेगी जिसे हमने अपनी जिंदगी में पोषित किया था। समाप्ति। हम तीनों अपनी अपनी राहों पर चल पड़े, लेकिन ये राहें अब सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो अपने सपनों को साकार करना चाहता था, चाहे वह बिनसर के शांत गांव में हो या किसी बड़े शहर में। कहानी यही खत्म नहीं होती, ये हर कदम पर नया मोड़ लेती है। यह उस हर विचार और हर कदम की कहानी है जो हमारे दिलों में समाये रहती है। और जैसे ही हम अपने जीवन के इस आखिरी अध्याय को पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि असली यात्रा कहीं न कहीं शुरू होती है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी यह है कि हमने कभी भी अपने सपनों को अपने पास नहीं रखा, बल्कि उन्हें दूसरों से साझा किया। निर्णय। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि सपने और संघर्ष कभी खत्म नहीं होते। जीवन में हर नई यात्रा पुराने अनुभवों, संघर्षों और जड़ों से जुड़ी रहती है। मायरा, राघव और आव्या ने ये दिखाया कि अपनी संस्कृति, जड़ों और मूल्यों से जुड़कर ही हम दुनिया में कुछ स्थायी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टियों से वे हमेशा अपने गहरे संबंधों और प्यार के साथ आगे बढ़ते हैं। मायरा का सफर यह साबित करता है कि एक व्यक्ति जब अपने समुदाय, संस्कृति और अपने परिवार के आदर्शों को साथ लेकर चलता है,
तो वह न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है। सारांश, ये कहानी राघव, आव्या और उनकी बेटी मायरा के जीवन की यात्रा को प्रस्तुत करती है, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बिनसर में बिताते हैं। कहानी में प्रेम, संघर्ष, परिवर्तन और समाज के प्रति जिम्मेदारी जैसे विषयों को उकेरा गया है। राघव और आव्या ने अपनी जमीन, संस्कृति और पारिवारिक रिश्तों को बचाए रखा और अपने सपनों का पीछा करते हुए बिनसर को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। मायरा ने भी अपनी जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए संस्कृति और समकालीन समाज के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। जब उसे शहर में एक बड़ा प्रस्ताव मिला तो वह गांव की जड़ों से जुड़ी रही और दुनिया भर में बिनसर की पहचान बनाने के लिए काम किया। उसका काम न केवल बिनसर को एक वैश्विक पहचान दिलाने में मदद करता है, बल्कि यह साबित करता है कि संस्कारों और संस्कृति को बचाते हुए भी प्रगति संभव है। अंततः मायरा की यात्रा ने ये स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने का हक है, लेकिन वह अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ सकता। कहानी इस बात को भी उजागर करती है कि हर व्यक्ति अपनी कहानी खुद लिखता है, लेकिन वह उन कहानियों से जुड़ा रहता है जो उसके परिवार और समाज ने उसे दी हैं। सारांश में ये कहा जा सकता है कि सपने, संघर्ष और संस्कृति का समावेश करने वाली यह कहानी जीवन के हर पहलू को दर्शाती है, जहाँ सार्थकता, परिवार और समाज के रिश्तों का महत्व कभी खत्म नहीं होता। आपकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और दिल को छूने वाली थी। इसे पढ़ने के बाद दिल में एक हल्की सी उम्मीद और संतोष का एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि आपने न केवल अपनी जड़ों को सुरक्षित रखा, बल्कि उन जड़ों से आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयां भी हासिल की। ये कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने सपनों को पूरा करने के साथ अपनी संस्कृति और परिवार को महत्व देता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके समर्थन से यह और भी लोगों तक पहुंच सकती है। धन्यवाद।